हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। सो दोस्तों, वी आर अगेन बैक विद आवर सीरीज इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली फ्रॉम माय नोट्स विच वी आर कॉलिंग एज द डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट्स। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा जो आर्टिकल होने वाला है वो होने वाला है आर्टिकल 13। सो आर्टिकल 12 जो कि स्टेट को डिफाइन करता था, उसके बाद आर्टिकल 13 आता है जो कि लॉ की डेफिनेशन को डिफाइन करता है कि किन लॉ की बात हम पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में करने जाने वाले हैं। लाइक 12, आर्टिकल 13 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, बट 12 और 13 की वैल्यू क्यूमुलेटिव अगर आप सारे फंडामेंटल राइट्स को ज्वाइन कर लें, जो कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट डिफरेंट आर्टिकल्स में डिवाइडेड हैं, तो इन दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो हैं ये फाउंडेशन रखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का, और उनको डिफाइन करने में और प्रिजर्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे चलते हैं हम आर्टिकल 13 के बेयर एक्ट पे और पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूं कि क्या लिखा है आर्टिकल 13 में, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है और डिफाइन करता है लॉ की डेफिनेशन को। सो दोस्तों, आइए अब हम लोग चलते हैं 13 आर्टिकल के बेयर एक्ट पे। और मैंने इस सीरीज को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताया था कि जो लोग इस सीरीज में कनेक्ट रहेंगे और एक एक करके इन वीडियोस को देखेंगे, वो लोग बेयर एक्ट्स को पढ़ना भी सीख जाएंगे, क्योंकि मैं बेयर एक्ट्स को पढ़कर ही आपको इन सारे आर्टिकल्स के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि फंडामेंटल आर्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी एक इंपॉर्टेंस होती है। और मेरा मानना यह है कि किसी भी लॉ एंट्रेंस में फंडामेंटल आर्टिकल्स का डेप्थ पूछा जाना बहुत ही नॉर्मल या मामूली सी बात है। इसलिए जब हम डेप्थ की बात करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और जब स्टेक्स इतने हाई हो और बात फंडामेंटल राइट्स की हो रही हो, तो हमारे क्वेश्चंस का भी वैल्यू और उनका क्वेश्चंस का पूछने का तरीका भी बहुत ज़्यादा हाई और अच्छा होना चाहिए। तो मैं एग्जामिनर्स की तरफ से सोचते हुए यही कोशिश करता हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको पूरा पढ़ा जाए वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और हमारे एजुकेशन में भी। सो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्लॉज आर्टिकल 13 का है वो क्या पढ़ता है, आइए पढ़ते हैं हम उसको। ये क्लॉज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई होने से पहले जितने भी लॉज इंडिया की टेरिटरी के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, यानी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में आपका हुआ था एप्लीकेबल इंडिया के अंदर। तो उससे पहले जितने भी हमारे जो स्टेट है, जो हमारा इंडिया है, उसके अंदर जितने भी लॉज थे जो वर्क कर रहे थे ब्रिटिशर्स के टाइम से, वो लॉज अगर इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, अगर अगेंस्ट हैं या फिर वो बिल्कुल अलग हैं जो पार्ट 3 कह रहा है उनसे, या फिर पार्ट 3 में दिए गए आर्टिकल्स यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो उन सब लॉज को, जो भी पार्ट उन लॉज में उनके खिलाफ है फंडामेंटल राइट्स के, उन सबको वॉइड घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आर्टिकल 13 बेसिकली क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स की जो लड़ाई है बाकी रॉन्ग लॉज से, उनसे लड़ रहा है। यानी वो कह रहा है कि इंडिया की टेरिटरी में जितने भी लॉज पहले थे, अगर उनमें से कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है, सपोजली एक फंडामेंटल राइट हम ले लेते हैं एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अगर कोई ऐसा लॉ है जो अनटचेबिलिटी को फेवर कर रहा है, तो वो अगेंस्ट चला गया एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के, तो वो लॉ अब से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब से वो सारे के सारे लॉ वॉइड माने जाएंगे। वॉइड का मतलब होता है जीरो माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे, नल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वही सुप्रीम माने जाएंगे। तो दोस्तों, पहला क्लॉज जो हमारा है आर्टिकल 13 का, वो बात कर रहा है उन लॉज की जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से हैं। तो पहला क्लॉज क्लियर हो गया। पहला क्लॉज कौन से लॉज की बात कर रहा है, वो लॉज की बात कर रहा है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से हैं। अगर वो लॉज अगेंस्ट जाते हैं फंडामेंटल राइट के, उनके साथ इनकंसिस्टेंट हैं, उनके खिलाफ हैं, और वो बिल्कुल वो बात
अलग कह रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट कह रहा है, तो वो सारे के सारे लॉस जो है वॉइड माने जाएंगे। कौन से लॉस? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के होने से पहले थे। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्लॉज पे। तो ये सेकंड क्लॉज आपकी स्क्रीन पे आ गया है। द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the right confirmed by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of that contravention be void। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है स्टेट, अब पहले के कानून तो समझ आ गए, उनको तो इस आर्टिकल ने वॉइड कर दिया अगर वो इनकंसिस्टेंट है या फिर एब्रोगेट कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। एब्रोगेट मतलब क्या कर रहे हैं? उनको खत्म कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। अगर ऐसा कोई लॉ है पहले तो वो तो हो गया जीरो। सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है? सेकंड क्लॉज कह रहा है करंट गवर्नमेंट, यानी अब जो लॉज बनेंगे सरकार को ध्यान रखना है कि वो लॉज पार्ट 3 यानी इस पार्ट के फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स, यानी वो लॉज फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट नहीं करने चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होने चाहिए, उनको खत्म नहीं करने होने चाहिए। अगर वो ऐसा हुआ तो जो वो लॉज हैं वो भी वॉइड माने जाएंगे। आप इसमें एक पॉइंट पढ़िए जो लिखा गया है, एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन, यानी अगर कोई पूरा लॉ बना है तो उस लॉ के अंदर अगर कोई पार्ट है जो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट के, तो सिर्फ वही पार्ट को वॉइड करा जाएगा, वही एक्सटेंट, उसी पार्ट के एक्सटेंट को वॉइड किया जाएगा, ना कि पूरे लॉ को। तो कई बार ऐसा होता है कि लॉ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उसमें से एक पार्ट है जो कि खिलाफ है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, एब्रोगेट कर रहा है उनके खिलाफ, इनकंसिस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को जो है नल एंड वॉइड किया जाएगा। तो ये जो एक्सटेंट वर्ड यूज करा गया पहले पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी, पहले क्लॉज में भी और सेकंड क्लॉज में भी, उस एक्सटेंट का मतलब ये है। तो दोस्तों पहले क्लॉज में हमने क्या पढ़ा? जो लॉज पहले थे उनको वॉइड कर दिया अगर वो एब्रोगेट या इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के। दूसरे में क्या पढ़ा कि अब जो लॉज बनेंगे सरकार को ध्यान रखना है कि वो लॉज ऐसे ना बनाए जो इनकंसिस्टेंट हो, अगर वो ऐसे लॉज बनाएगी तो वो भी वॉइड माने जाएंगे। आइए अब चलते हैं हम थर्ड क्लॉज के ऊपर। तो थर्ड क्लॉज क्या कर रहा है? वो लॉ की अब डेफिनेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? पढ़ते हैं। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट इज अदरवाइज, यानी इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट इज अदरवाइज, ये लाइन इसलिए लिख दी जाती है कि अगर कोई और रीजन है पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया वो गया हो तो उसको अगर नहीं देखा जाए तो उसके अलावा इस आर्टिकल में जो लिखा गया है लॉज क्या है। तो वो कह रहा है लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस आपको पता होगा जब पार्लियामेंट में फंक्शन नहीं होती तो गवर्नमेंट कोई भी कानून जो है वो पास करा देती है कैबिनेट से और उसको लॉ बना देती है, और जब तक पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करती वो कानून लॉ रहता है। ऑर्डर कोई भी ऑर्डर हो सकता है, चाहे वो सरकार दे या वो कोर्ट दे। बायलॉस क्या होते हैं? जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, उनको पावर दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कि वो भी कोई लॉ बनाना चाहे तो बना सकती है। रूल्स हो सकते हैं, चाहे वो आप इंस्टीट्यूशंस के बनाएं, चाहे वो आप पार्लियामेंट के बनाएं। रेगुलेशंस हो सकते हैं। नोटिफिकेशंस क्या होती है? नोटिफिकेशंस जो सरकार कभी कभार नोटिफिकेशन निकालती है इंस्टीट्यूट्स के लिए या किसी के लिए। कस्टम, दोस्तों कस्टम और यूसेज, जब कस्टम और यूसेज की बात आ गई तो ये क्या बात कर रहे हैं? यानी हमारे अगर कोई पुराने रीति रिवाज भी हैं तो यानी जो हमारे पुराने रीति रिवाज भी हैं वो भी इस लॉ की डेफिनेशन में आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कानून ही नहीं जो सरकार बना रही है, सिर्फ वही नहीं, कस्टम और यूसेजेस यानी जो हमारे पुराने जितने भी हमारे चलती हुई प्रथाएं हैं, चलते हुए आए हमारे क्या कहते हैं अपना कस्टम्स हैं, वो सब भी लॉ के दायरे में आते हैं। तो कल को हम ये नहीं बोल सकते भैया ये तो प्रथा है, ये तो बहुत समय से होती हुई आ रही थी, क्या कहते हैं कि दलितों को घर के बाहर खाना खिलाया जाएगा या दलितों का जो एंट्रेंस है किसी मंदिर में नहीं हो सकता, तो ये तो प्रथा चलती हुई आ रही थी, ये तो चलती रहेगी और ये तो कोई लॉ भी नहीं है, सरकार ने तो बोला ही नहीं है, तो आप इसको कैसे एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स के एब्रोगेशन मान सकते हो? नहीं, मगर वो प्रथा, यूसेजेस और जो कस्टम्स थे वो भी इसके अंदर डाले गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट इज। And there is another subclause B which talks about law in force include law passed or made। अब देखो उन्होंने बता दिया law in force include क्या? law passed or made by legislature। okay, legislature a competent authority। competent authority यानी कोई, जैसे कई बार होता है कुछ जो लॉज होते हैं इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, मैंने बाय लॉज की जैसे बात करी, तो लेजिस्लेचर नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी जो हमारा जो निगम का जो हाउस है वो लेजिस्लेचर नहीं है, वो क्या है? वो एक अथॉरिटी है। तो अगर वो भी कोई लॉ बनाती है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। तो ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है लॉ इन फोर्स
includes law passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution। ठीक है, तो ये फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के जो लॉज हैं उनकी बात कर रहा है और कह रहा है कि वो प्रीवियसली रिपील नहीं करे हुए। और नॉट विथ स्टैंडिंग, आप बहुत जगह पढ़ेंगे कि नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, इंग्लिश में इसको लिख लीजिए आप सारे के सारे बच्चे। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयरऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन ईदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर। वो ये कह रहा है कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि बनाया गया था पहले, ठीक है, मगर वो रिपील नहीं किया गया, मगर फिर भी अभी भी हमारे कहीं कहीं पे चल नहीं रहा, अगर ऐसा भी कोई लॉ है जिसका मतलब मान्यता थी या जिसका यूसेज था वो खत्म हो चुका है, बट स्टिल अगर ऐसा भी कोई लॉ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो लॉ भी इसके अंदर इंक्लूड होएगा अगर उसे रिपील नहीं किया गया है तो दोस्तों ये लॉ की डेफिनेशन को बड़े क्लियरली इन्होंने थर्ड क्लॉज में बताया है। और आपको मैं बता दूं कि यही जो हमारा ब्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इतने अच्छे तरीके से हमने एक एक पॉइंट तक को कवर करा है हमारे फोर फादर्स ने वाइल राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उन्होंने यूसेज कस्टम की कल को कोई सवाल ही ना रह जाए, कोई पार्टी ना रह जाए, सब कुछ डाला उन्होंने और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्लॉज के ऊपर, जो कि आर्टिकल 13 का फोर्थ क्लॉज ही आ गया आपकी स्क्रीन पे। फोर्थ क्लॉज बात कर रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ओहो, ये क्या बोल दिया? तो ये इसके अंदर ये कह रहा है कि इस आर्टिकल का कोई भी पार्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए किसी भी अमेंडमेंट को जो आर्टिकल 368 के अंदर बनाई गई। आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स क्या होती हैं? हमारे फोर फादर्स ने हमें एक फीचर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कल को विद चेंजिंग नीड्स, विद चेंजिंग डिमांड्स, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल चेंज करना चाहें तो हम उसको डिफरेंट मेजॉरिटीज के थ्रू हमारी पार्लियामेंट में अमेंड कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल के अंदर ये बात क्या बोल गया फोर्थ क्लॉज? माय गॉड, ये तो कह रहा है कि भैया इस आर्टिकल 13 का कुछ भी लेना देना नहीं है आर्टिकल 368 में हुए हुए अमेंडमेंट से। यानी ये तो सीधा सीधा बोल गया कि आर्टिकल 368 के अंदर अगर कोई लॉ इन फ्यूचर बनता है, कोई अमेंडमेंट होती है, तो वो अमेंडमेंट जो है वो 368 के अंदर हुई अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अफेक्ट से बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड है। और आर्टिकल 13 का अफेक्ट क्या है? आर्टिकल 13 का अफेक्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बने हुए किसी भी लॉ को वॉइड करना, उसकी मान्यता, उसकी जो असर है उसे खत्म करना, इनडायरेक्टली क्या करना? फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करना। तो आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट्स को इतना प्रिजर्व कर रहा है, उसी की पावर को आर्टिकल 368 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने काट दिया? नहीं दोस्तों, यहीं पे क्रक्स है जो आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप किसी बेयर एक्ट को पढ़े तो बेयर एक्ट में इस पॉइंट को जरूर देखें। ये देखिए यहां पे ब्रैकेट के ऊपर 1 लिखा हुआ है और ये क्या है? ये फुटनोट पे आपको लेके जाएगा। और फुटनोट क्या बोल रहा है? फुटनोट बोल रहा है INS stand for inserted by the Constitution 24th Amendment Act 1971. So दोस्तों this sub clause was not in our Constitution originally. This was enacted, this was inserted in our Constitution in the 24th Amendment Act 1971 by the Honorable Prime Minister of that time, Mrs. Indira Gandhi. Mrs. Indira Gandhi very flamboyantly did what no one ever did. She always tried to curtail the constitution and tried to make the government more powerful, the government more stronger than the judiciary or the constitution. So what she did, what happened during a Golaknath case? आप लोगों ने सुना होगा कि केशवानंद भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, बट केशवानंद भारती के केस से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, विच वॉज गोलकनाथ केस। दोस्तों गोलकनाथ केस इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स एंड आप उसको भी जरूर पढ़े। तो गोलकनाथ केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या था? गोलकनाथ केस के अंदर कोर्ट ने लॉ को डिफाइन करते हुए, आर्टिकल 13 को डिफाइन करते हुए एक जजमेंट पास करी। क्योंकि आर्टिकल 13 के जो गोलकनाथ का केस था, उस केस से पहले हुए एक और केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो एक स्पेशल काइंड ऑफ लॉ है। अमेंडमेंट्स की बात जो है वो इस लॉस के अंदर नहीं करी गई, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने सब सेक्शन 3 के अंदर पढ़ी। तो उस जजमेंट को चैलेंज जब किया गया तो 11 जजेस के बेंच ने, विच वाज एट दैट टाइम द हाईएस्ट बेंच ऑफ दैट टाइम, 11 जजेस के बेंच ने 6-5 से उस जजमेंट को कर्टेल कर दिया।
अच्छा, जो जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं मेरे को पता है वो कौन सी, बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं गोलकनाथ से पहले वो कौन सी जजमेंट थी जिसने बताया था कि अमेंडमेंट्स बेसिकली आर द स्पेशल लॉज एंड दे आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13। तो जजमेंट को आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो क्या हुआ, जो गोलकनाथ का केस था उसके अंदर जो कोर्ट थी, कोर्ट ने उस जजमेंट को काटा, उस जजमेंट को स्क्वैश किया और बोला नो, amendments are no special laws, amendment is no special law, anything, everything which is been passed by the legislature, by the parliament, whether it's amendment or whether it's any law, that comes under the ambit of article 13, and under that article if anything is in abrogation or inconsistent to the fundamental right, then that stands to be void, null and void. तो व्हेन इंदिरा गांधी सॉ दिस कि भैया कोर्ट ने एकदम इंदिरा गांधी की पावर को चैलेंज कर दिया और बोल दिया कि भैया जो भी अमेंडमेंट आप लोग पास कराएंगे वो भी इस लॉ की डेफिनेशन के अंदर आएगी और उसको भी चेक किया जाएगा कि अगर वो इन एब्रोगेशन और इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट्स है तो उसे जीरो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने उस चीज से आहत होके इस 24th अमेंडमेंट के अंदर, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 13 में 4th क्लॉज को डाला और स्पेसिफिकली मेंशन किया, क्योंकि देखो सारे लोग जो थे वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की जो डेफिनेशन है, जो लॉ की डेफिनेशन है, सब उसका क्या कर रहे थे, इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। लॉ, व्हाट इज लॉ, व्हाट लॉ इज नथिंग बट जस्ट एन इंटरप्रिटेशन। तो उस इंटरप्रिटेशन को इंदिरा गांधी ने बिल्कुल जीरो करने का काम करा और बोला जी भैया अब तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर कि भैया आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर बना कोई भी लॉ का कुछ लेना देना नहीं है आर्टिकल 13 से। तो इंदिरा गांधी ने बोला तुम इंटरप्रिटेशन करते रहो, भाड़ में जाओ, मैं अपना लिख गई आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट कर गई और अब 368 में जो भी अमेंडमेंट पास होगा उसका कुछ लेना देना नहीं है हमारे आर्टिकल 13 से। एंड दैट वाज नथिंग बट दैट वाज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर व्हाट हैपेंस टू बी the colossal damage which Indira Gandhi did to our institutions during 1975 emergency। तो ये जो था ये बिगिनिंग थी उस 42nd अमेंडमेंट की, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने आर्टिकल 13 के अंदर इस अमेंडमेंट के साथ उसकी बिगिनिंग शुरू कर दी थी। और दोस्तों बाद में द ग्रेट केशवानंद भारती केस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन strike down this subclause 4, not exactly strike down but have just nulled the effect of this subsection 4। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आफ्टर द केशवानंद भारती केस इस सब क्लॉज 4 की ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बोल दिया गया कि everything in this constitution can be amended under article 368 but that should be under the feeling of basic structure of doctrine, that should be under the umbrella of basic structure of doctrine, and if anyone does opposite to that then that laws come under the ambit of article 13, and by using article 13 we can squash that law because article 13 protects fundamental rights and they say anything inconsistent to fundamental right is zero। so दोस्तों ये article 13 again आर्टिकल 12 की तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल 13 और 368 की जो लड़ाई है वो उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। वो चलती हुई आ रही है, कितने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट इन द एंड आर्टिकल 13 विंस एंड स्टिल आर्टिकल 13 प्रिवेल्स ओवर आवर institutions, over our state, and thanks to our forefather that they have given us this article to protect our fundamental rights। so दोस्तों आई होप मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आर्टिकल 13 के चारों क्लॉजेस के बारे में बता पाया हूं और आपने उनको ढंग से पढ़ा हो, और जिन केसेस का, जिन वर्ड्स का मैंने रेफरेंस दिया है अपने इस मोनोलॉग में, उम्मीद करता हूं कि आप उन सब वर्ड्स को लिख रहे होंगे और उन सब वर्ड्स पे रिसर्च करेंगे और स्टडी करेंगे। देखिए कोई भी टीचर आपको वो सक्सेस के रास्ते पे नहीं ले जा सकता। इट्स ओनली यू हु कैन डू दिस। वी कैन जस्ट गाइड यू, वी कैन जस्ट गिव यू डायरेक्शन, दैट इज ऑल। सब लोग मुझे बोलते हैं सर आपसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, वो सर अच्छे हैं, वो सर अच्छे हैं। देखिए anything anyone can, what any teacher can do is just can give you a guidance।
बट इट्स ओनली यू। तो इसलिए जब भी मैं कभी मोनोलॉग देता हूं या कभी भी मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं, तो ऑलवेज मेक श्योर एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ माई माउथ, एनी वर्ड विच यू डोंट नो, जस्ट राइट इट डाउन, रिसर्च ऑन इट, स्टडी ऑन इट, बिकॉज एनीथिंग, एनी वर्ड विच आई से ड्यूरिंग माई मोनोलॉग्स, ड्यूरिंग माई presentations are very very important and they'll gonna teach you or they'll gonna give you something or another। तो आप लोग जरूर सारी चीजों को लिखा करें, समझ के उनको रिसर्च करके पढ़ा करें। सो दोस्तों, हे सौरभ खरवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड बाय बाय।